हेलो एवरीवन, वेलकम टू इम्पॉसिबल इकोनॉमिक्स। आज हम करने जा रहे हैं सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शंस। पिछली वीडियोस में भी हमने क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स के काफ़ी टॉपिक्स कवर किए थे। इस वीडियो में आज हम करेंगे क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सेंट्रल बैंक होता क्या है और सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन क्या होती है। अगर हम सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन देखें तो ये क्या कहते हैं, इट इज़ एन apex financial body or institution in banking system। ये हमारी फर्स्ट लाइन है इसकी डेफिनेशन में। देखिए, सेंट्रल बैंक होता क्या है, ये एक फाइनेंशियल बॉडी या फिर इंस्टीट्यूशन होता है। इस वर्ड का मतलब होता है सबसे टॉप पर। ये जो सेंट्रल बैंक होता है सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में से सबसे टॉप पर होता है। किसमें? बैंकिंग सिस्टम में। बैंकिंग सिस्टम में सबसे टॉप पर जो होता है वो सेंट्रल बैंक होता है। सेकंड लाइन में हमें क्या दिया हुआ है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग, regulating the banking structure of the economy। अच्छा देखिए, जो सेंट्रल बैंक होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। किसको? बैंकिंग स्ट्रक्चर को, किसी भी इकोनॉमी के। इकोनॉमी की जगह आप कंट्री वर्ड यूज़ कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। किसी भी कंट्री के बैंकिंग स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे तरीके से चलाने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए जो है सेंट्रल बैंक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और सेंट्रल बैंक ये सब काम करता भी है। अगर हम सेंट्रल बैंक के अगर एग्जांपल्स देखें तो सबसे पहले हम अपनी कंट्री इंडिया से शुरू करें तो जो हमारी यहाँ पे सेंट्रल बैंक है इंडिया में वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम आरबीआई भी कहते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे ही अगर हम इंग्लैंड में चले जाएं, वहाँ पे बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है वहाँ की सेंट्रल बैंक है। अब हम बात करते हैं सेंट्रल बैंक के फंक्शंस के बारे में। सबसे पहला सेंट्रल बैंक का फंक्शन होता है बैंक ऑफ नोट इशू। इसका क्या मतलब होता है कि जो सेंट्रल बैंक होती है वो करेंसी नोट्स को इशू करती है। जो हम नोट यूज़ करते हैं, जैसे हम इंडिया में रुपीज़, इंडियन रुपीज़ यूज़ करते हैं, वैसे ही हर अलग अलग कंट्री में वहाँ के करेंसी नोट्स यूज़ किए जाते हैं। अब वो करेंसी नोट्स को इशू कौन करता है? वो करेंसी नोट्स को इशू करता है सेंट्रल बैंक। और किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक उसी कंट्री के जो है नोट इशू करता है, वहाँ पे जो करेंसी नोट चल रहे होते हैं उनको इशू करता है। अच्छा, अब देखिए, अगर कोई और बैंक जैसे कमर्शियल बैंक कोई भी हो गया, सभी कमर्शियल बैंक, सब कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं जो सेंट्रल बैंक से नीचे होते हैं, जो जिसमें हम जो है आम जनता जो होती है, जो पब्लिक होती है, वो अपना अकाउंट ओपन कर सकती है, वहाँ पे डिपॉजिट कर सकती है और विड्रॉ कर सकती है। तो उसी को कमर्शियल बैंक कहा जाता है। जैसे अगर हम इंडिया में बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ये जो है कमर्शियल बैंक्स में आते हैं। तो पहले क्या होता था कि कमर्शियल बैंक्स को नोट इशू करने की परमिशन थी, जिस वजह से इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इनबैलेंस हो गया, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। जो गवर्नमेंट्स ने है वो मिलकर उन्होंने एक सेंट्रल बैंक को इस्टेब्लिश किया और सेंट्रल बैंक को बैंक ऑफ नोट इशू का राइट दिया कि सेंट्रल बैंक जो है उस कंट्री के करेंसी नोट्स को इशू कर सकती है। अब हम बात करते हैं सेंट्रल बैंक के सेकंड फंक्शन के बारे में, है जो है बैंक टू द गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक का सेकंड फंक्शन है बैंक टू द गवर्नमेंट। बैंक टू द गवर्नमेंट का क्या मतलब है कि जो सेंट्रल बैंक होती है वो गवर्नमेंट के लिए एज अ बैंक वर्क करती है। गवर्नमेंट जो है सेंट्रल बैंक में कोई भी अपना डिपॉजिट करवा सकती है और जब उसको नीड हो तो नीड के टाइम पे वो जो है वहाँ से अपना जो डिपॉजिट करवाया हुआ पैसा है उसको विड्रॉ करा सकती है। बैंक जो है, जो सेंट्रल बैंक होती है, वो क्या करती है, वो गवर्नमेंट को लोन्स भी देती है फॉर शॉर्ट टर्म। वो शॉर्ट टर्म के लिए गवर्नमेंट को लोन्स देती है जब गवर्नमेंट को नीड होती है। ठीक है।
जो बैंक है, जो सेंट्रल बैंक है, वो शॉर्ट टर्म के लिए गवर्नमेंट को लोन्स भी प्रोवाइड करती है। जो गवर्नमेंट के द्वारा उनको डिपॉजिट्स आते हैं सेंट्रल बैंक को, उसको एक्सेप्ट भी करती है और गवर्नमेंट अपना विड्रॉ भी जो है कभी भी नीड के टाइम पे सेंट्रल बैंक से ले सकती है। बैंक जो है एज अ गवर्नमेंट के लिए बैंक काम करती है, सेंट्रल बैंक। वो गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम इकोनॉमिक कंडीशन पर एडवाइस भी देती है। तो अब हम बात करते हैं सेंट्रल बैंक के थर्ड फंक्शन के बारे में। Now the third function of central bank is custodian of cash reserves। अच्छा देखिए, जो कमर्शियल बैंक्स होती हैं, कमर्शियल बैंक्स के पास जितना भी पैसा होता है, जितना भी कैश होता है, उसका जो है कुछ पार्ट, जो पार्ट ऑफ कैश रिजर्व्स होते हैं, यहाँ पे मैं CR लिख रहा हूँ, कैश रिजर्व्स आप समझ लेना। जो पार्ट ऑफ कैश रिजर्व्स होती है, कुछ थोड़ा सा हिस्सा कैश रिजर्व्स का, वो सेंट्रल बैंक के पास जो है वो रखती है। ठीक है, मतलब डिपॉजिट करवा के वहाँ पे रखती है। तो सेंट्रल बैंक ये कैश रिजर्व्स अपने पास रखती है और अगर कमर्शियल बैंक को कभी भी इन कैश रिजर्व्स की नीड पड़ती है, जब उसके पास कैश की कमी हो जाए, तो तब जो है वो सेंट्रल बैंक से ये कैश रिजर्व्स ले सकती है। और जब कमर्शियल बैंक के पास इतना कैश हो कि उसका काम चल जाए, तो वो वही सेम अमाउंट कैश रिजर्व्स की दोबारा सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट करवा सकती है। तो इसलिए कस्टडियन ऑफ कैश रिजर्व्स सेंट्रल बैंक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। नाउ द फोर्थ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज लैंडर ऑफ लास्ट रिजर्ट। इसका मतलब होता है कि जो सेंट्रल बैंक होती है, कमर्शियल बैंक्स को लोन्स प्रोवाइड करती है। जब कमर्शियल बैंक के पास जो है कैश रिजर्व्स की कमी आ जाए, तो उनको जो है लोन्स प्रोवाइड करती है सेंट्रल बैंक। जब कोई भी यानी कि उम्मीद ना हो कमर्शियल बैंक्स के पास और कोई भी उम्मीद ना हो, तो लास्ट में सेंट्रल बैंक्स कमर्शियल बैंक्स को लोन्स प्रोवाइड करते हैं। तो और इकोनॉमिक कंडीशन को बैलेंस रखने में सेंट्रल बैंक हेल्प करती है। सो नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। नाउ द कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। सेंट्रल बैंक को कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट भी कहा जाता है। सेंट्रल बैंक जो है इकोनॉमी में क्रेडिट को कंट्रोल करती है। लेट्स सपोज कि कमर्शियल बैंक्स ने इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट जो है सप्लाई कर दिया है। अब जितना ज़्यादा क्रेडिट होगा, जब इकोनॉमी में क्रेडिट बढ़ेगा, तो क्या होगा, लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ेगी। ठीक है, विच गिव राइज टू परचेसिंग पावर ऑफ पीपल। क्रेडिट बढ़ेगा, परचेसिंग पावर बढ़ेगी, जिसकी वजह से क्या बढ़ेगा, इसकी वजह से बढ़ेगी इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन किसको कहते हैं, महंगाई को। ये भी एक अलग टॉपिक है, अगर आपको इस टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। क्रेडिट बढ़ेगा, मतलब जो क्रेडिट किसकी फॉर्म में होगा, लोन्स की फॉर्म में होगा। जैसे कमर्शियल बैंक लोगों को लोन देती है, उसकी फॉर्म में होगा। तो जब क्रेडिट बढ़ेगा, तो लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ेगी। परचेसिंग पावर का मतलब लोग बाहर मार्केट में जाकर डिमांड करेंगे, क्योंकि उनके पास अब ज़्यादा पैसा है। और डिमांड ज़्यादा करेंगे तो चीज़ों के प्राइस जो है बढ़ेंगे, कमोडिटीज़ के प्राइस बढ़ेंगे, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो अब सेंट्रल बैंक क्या करेगी कि उस बढ़े हुए क्रेडिट को इकोनॉमी में कम करने की कोशिश करेगी। हमने यहाँ पे सेंट्रल बैंक का एक फंक्शन पढ़ा था, कस्टडियन ऑफ कैश रिजर्व्स। अब क्या करेगी, जो सेंट्रल बैंक है वो कैश रिजर्व्स का रेशियो बढ़ा देगी, जिसको हम CRR कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो बढ़ाने के साथ क्या होगा कि जो पहले कमर्शियल बैंक्स को थोड़ा सा अपना पार्ट रखना पड़ रहा था उसके कैश रिजर्व्स का, अब सेंट्रल बैंक ने उन कैश रिजर्व्स का रेशो बढ़ा दिया है। अब जो है थोड़ा ज़्यादा कैश जो है उसको सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्रेडिट थोड़ा कम होगा। या फिर सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाकर भी ऐसा क्रेडिट कंट्रोल कर सकती है। और अगर हम डिफ्लेशन में देखें, जैसे इन्फ्लेशन महंगाई होती है, चीज़ों के प्राइस बढ़ जाते हैं, वैसे डिफ्लेशन में चीज़ों के प्राइस कम हो जाते हैं। ऐसे ही जो है सेंट्रल बैंक तब कैश रिजर्व रेशो को कम कर सकती है। आप बात समझ रहे हैं ना, कि क्रेडिट को कम करने के लिए, क्रेडिट को बढ़ाने के लिए सेंट्रल बैंक अपने अलग अलग फंक्शंस का यूज़ करती है। अगर आपको इस पे एक डिटेल वीडियो चाहिए, जो कि आपका एक अलग से टॉपिक भी है क्लास में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बता सकते हैं। इन दिस वे सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स द क्रेडिट इन इकोनॉमी। तो जो लास्ट फंक्शन है सेंट्रल बैंक का, वो है प्रोटेक्टिंग डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट। देखिए, जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है और उन पे आय रखती है कि वो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं कि नहीं, और जो डिपॉजिटर के इंटरेस्ट्स हैं उनको कोई भी नुकसान ना पहुंचे। तो ये जो काम है ये भी सेंट्रल बैंक का है, कि वो कमर्शियल बैंक्स का ध्यान रखे कि वो अच्छी तरह से फंक्शन कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।
तो आज हमने किया है सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन, सेंट्रल बैंक क्या होती है और उसके फंक्शंस को हमने अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर कर समझा भी है। और अगर आपको कोई भी अभी भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आगे भी इसी तरह की वीडियोज़ के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।